हाँ, तो अब हम लोग इसके पहले वाली क्लास में वेलोसिटी तक सारी चीजें कर चुके थे, और उसके साथ साथ हम लोगों ने स्पीड पे भी बात कर लिया था। अब हम लोग अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो टॉपिक नंबर है 8, और ये हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अब बेटा एक्सेलरेशन आपके अगर देखे जाए उस तरह से, तो एक्सेलरेशन की दो कैटेगरी है, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। तो अभी हम सेंट्रीपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक जनरल एक्सेलरेशन में दो बातें करेंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वाली। ठीक है, अभी हम सेंट्रीपिटल की बात, जब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तब वहां पर ये बात करेंगे कि एक्सेलरेशन की आपकी दो कैटेगरी है। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो भी दो तरह से डिवाइड होता है, एक टेंजेंशियल होता है और एक सेंट्रीपिटल होता है, तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी जो आपके पास एक्सेलरेशन है उसमें पहली चीज हम बात करेंगे किसकी, एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन। और दूसरा हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो अब जल्दी से लिख लो, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, पहली हेडिंग लगा लो, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन जो आपका है, ए एवरेज, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का चेंज आप निकाल लो, डिवाइड बाय टाइम टेकन कर दो। और जब भी हम एवरेज की बात करेंगे इसका मतलब एक फाइनाइट टाइम में हम लोग एवरेज निकालते हैं, मतलब आपका टाइम एक डेफिनिट होगा, 1 मिनट हो सकता है, 10 सेकेंड हो सकता है, 20 सेकेंड हो सकता है, 1 घंटे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो मान लो आपकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है v2 और इनिशियल वेलोसिटी है v1, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, या इसे हम बोल सकते हैं डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा ये। और ये पहले भी हम लोगों ने काम किया था, ये मोशन अंडर स्ट्रेट लाइन वाला आपका जो था उसमें भी काम किया था। अब जल्दी से आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे, और आपका क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन है, लिखो। A body is moving with a velocity of 5 meter per second. A body is moving with a velocity of 5 meter per second. 5 meter per second in the east direction. In the east direction. After 10 seconds, the body is moving with the same speed. After 10 seconds, the body is moving with the same speed in the north direction. In the north direction. Full stop. What is the एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, कैसे देखेंगे इसको? जो बात बोली गई है वो पहले तुरंत ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना ले। ये नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये हमारा ईस्ट, और ये वेस्ट। A body is moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड in the east direction. इसका मतलब बॉडी पहले किधर मूव कर रही थी, ईस्ट डायरेक्शन में, इधर ऐसे। और ये आपका है v1, और v1 क्या है, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें, यही डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव एक्स होती है। उसके बाद आफ्टर 10 सेकेंड द बॉडी इज मूविंग विद द सेम स्पीड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। इसके कुछ समय के बाद बॉडी इधर की तरफ मूव करने लगी, नॉर्थ डायरेक्शन में, और सेम स्पीड से मूव कर रही है। तो 5, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी।
कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी v2 है ना ये, तो आपकी ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसको हम v2 लिख दिए और ये हो जाएगा 5j मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये चेंज कितने समय में हुआ, t इक्वल टू 10 सेकेंड में। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी v a एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t टाइम टेकन t2 माइनस t1। v2 क्या है 5j माइनस v1 क्या है 5i डिवाइडेड बाई डेल्टा t क्या होगा 10। तो क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 0.5 i प्लस 0.5 j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो उस केस में हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट करके देख लेंगे। अभी इसी पर एक सवाल आपका आया था पिछले ही अभी नीट में 2023 में ही आया था कि एक फुटबॉल प्लेयर है, वो किसी डायरेक्शन में जा रहा था और उसके बाद सडनली उसने टर्न कर दिया। तो पूछा जा रहा था भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। भाई फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होती है, तो आपने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, अब इसकी डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो आप देख लो कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। भाई अगर इस दो वेक्टर को हमें देखना है, ये वेक्टर एक है और एक ये वेक्टर है, अगर हम इसकी डायरेक्शन को देखें तो क्या होगा बेटा, पहला वाला -0.5 है ये, तो आई डायरेक्शन में इधर है ये, और दूसरा आपके पास है वो 0.5j, तो ये वाला आपका ये डायरेक्शन है 0.5j इस डायरेक्शन में। अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो ऐड करके डायरेक्शन तो यही होगा ना। तो अगर ये आपका नॉर्थ है और ये आपका है वेस्ट, तो आपका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर लगा होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसा ही सवाल आपका फुटबॉल प्लेयर वाला दे दिया था। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। उसमें मतलब शुरुआत में किसी और में जा रहा था, उसके बाद किसी और में जा रहा था, तो वो डायरेक्शन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डायरेक्शन देख लेंगे। जो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन देख लो क्या है। कोई दिक्कत इसमें? भाई ये एक वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन है, तो ये वेक्टर निगेटिव आई डायरेक्शन में है और ये वेक्टर पॉजिटिव जे में है, तो एक निगेटिव आई बनाया एक पॉजिटिव जे बनाया, और निगेटिव आई मतलब वेस्ट डायरेक्शन, पॉजिटिव जे मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमारा जो फाइनल डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं इसे हम। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो। ठीक, चलिए अगला टॉपिक इसी में। अब हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दूसरा वाला आपका। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? सर स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी। स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेटेड ऑन वेरी वेरी स्मॉल वेरी टाइम। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए ऐसे लिख देंगे, और ये क्या करेंगे हम, लिमिट लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, और ये होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और यही डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आपका एवरेज एक्सेलरेशन है, और इस पर हम डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा डीवी dt। ये क्या हो जाएगा, dv dt। तो इसे हम क्या बोलते हैं आगे चल के, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर हुई बात बेटा ये? अब आपकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो आपका क्या है, तीनों डायरेक्शन में होता है, एक्स वाई और जेड तीनों में होगा। तो हम इसको
अगर जनरल एक्सीलरेशन वेक्टर की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जनरल एक्सीलरेशन वेक्टर, ये अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा बेटा, ए इक्वल टू डी वी एक्स डी टी आई प्लस डी वी वाई डी टी जे प्लस डी वी जेड डी टी के, या इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं डी टू एक्स डी टी स्क्वायर आई प्लस डी टू वाई डी टी स्क्वायर जे प्लस डी टू जेड डी टी स्क्वायर के, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो। ठीक, क्वेश्चन पे लिखिए अब इस पे तुरंत, आगे बढ़े। यस सबने नोट कर लिया ना बेटा? यस क्वेश्चन लिखो, अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन, a body starts moving from the origin से बॉडी स्टार्ट कर रही है मूव करना, फ्रॉम द ओरिजिन such that x and y coordinates changes with respect to time, such that x and y coordinates changes with respect to time, such that x and y coordinates changes with respect to time according to the relation x equal to t square and y equal to 3t। x और y का टाइम के साथ रिलेशन है। x आपका x डायरेक्शन की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y क्या है, y डायरेक्शन के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन आपका टाइम का फंक्शन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ऑल्सो फाइंड द, सबसे पहले तो हमें ए फाइंड करना है, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। देखो जब भी हम एवरेज की बात करेंगे तो एक टाइम इंटरवल देंगे, और जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा, वो किसी इंस्टेंट पर जनरली हम बात करते हैं। फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या है, फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। तुरंत कर जाओ इसको बेटा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, x को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा ना, और y को भी 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो ए की वैल्यू तो 2 आई आएगी, सिर्फ हाँ 2 आई आएगी ना, 2 आई। 2i, हाँ 2i आ जाएगा, क्योंकि पहले हम vx की बात करें तो vx मतलब x को एक बार डिफरेंशिएट करो 2t, और vx के बाद हम ax की बात करें तो vx को एक बार डिफरेंशिएट कर दो 2, और यहां पर अगर हम vy की बात करें तो 3, और ay की बात करें तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये a इक्वल टू 2i प्लस 0j हो जाएगा। मतलब पार्टिकल x डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, और पार्टिकल का y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, y डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। देखो vy ही कांस्टेंट हो गया, मतलब y डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं है, ay 0 है। तो ये आपका इतना आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका पार्टिकल केवल और केवल x डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है ये, मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अब आपको क्या बोला जा रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन।
तो भाई एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का मतलब है कि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी निकालो, और t इक्वल टू इस पर, t इक्वल टू 0 पर अगर हम v x निकालें तो क्या होगा, 0। वी एक्स। टी इक्वल टू 0 पर देखो वी एक्स यहां से मिलेगा 0, और t इक्वल टू 0 पर वी वाई निकालें तो यहां से मिलेगा वो तो कांस्टेंट। 3। अच्छा, t इक्वल टू 3 पर हम वी एक्स निकालें तो क्या आएगा, 6। 3 6। इंटू 2 6। और 3 इक्वल टू 3 सेकेंड पर अगर हम वी वाई निकालें तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। क्यों, क्योंकि वी वाई टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे किसी भी टाइम पर देखो आपका वी वाई क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपके पास इनिशियल वेक्टर्स इससे बनेंगे और इससे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बनेगा। तो ये हम अगर बात करें v1 वेक्टर तो क्या आ जाएगा, 0i प्लस 3j। और अगर हम v2 वेक्टर निकालें तो 6i प्लस 3j। तो आपका अगर एवरेज एक्सेलरेशन देखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी 6i प्लस 3j माइनस 0i प्लस 3j डिवाइडेड बाई टोटल टाइम का इंटरवल कितना है, 3। तो 3 देखो, अब बेटा ये तो 3j से 3j कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2i। क्या आपने लर्न किया यहां पर, ए एवरेज की वैल्यू भी क्या आ गई, 2i। और यस। ये किसके बराबर है, इंस्टेंटेनियस के बराबर। यानी हर टाइम पे यही एवरेज पे मूव किया पार्टिकल ने। तो अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, पूरी जर्नी में टोटल एक्सेलरेशन कितना लगा और उसका डिवाइड बाय टाइम किया गया ना। अब बेटा आप बताओ, अगर पार्टिकल पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, किसी भी टाइम पर यही है, तो बेटा किसी दो टाइम के बीच में भी देखा जाएगा तो वो यही रहेगा ना। अगर आपके 5 सब्जेक्ट में सब में नंबर 90 90 90 90 90 है, तो आपके इंस्टेंटेनियस भी सारे नंबर 90, और आप उसका एवरेज निकाल दोगे तब भी क्या आएगा, 90 ही तो आएगा। तो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह है कि चाहे वो एवरेज एक्सेलरेशन निकालो चाहे इंस्टेंटेनियस, दोनों क्या होगा, बराबर। अगर टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज होता तो उस केस में हम क्या करते, एवरेज कुछ अलग आता और इंस्टेंटेनियस कुछ अलग आ सकता है। लेकिन जब आपका एक्सेलरेशन सेम है तो उस केस में चाहे एवरेज निकालो चाहे आप इंस्टेंटेनियस निकालो, बात एक ही मिलेगी। समझ में आ गई बात बेटा ये। यस सर। तो अब इस पर चाहो तो इस तरह से एक नोट बना के लिख भी लो, जो आपको ये बात याद रहेगी। क्या लिखोगे इसमें, लिखो, when a body is moving under constant acceleration, when a body is moving under constant acceleration, अगर कोई बॉडी आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कॉमा, इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हैव द सेम वैल्यूज। इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस हैव द सेम वैल्यू। अगर एक बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर मान लो आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, हमेशा आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो आप 2 घंटे के बीच में अगर आपसे पूछा जाए बताओ आप अपनी एवरेज स्पीड बताओ, तब भी तो वही होगा ना, 50 किलोमीटर पर आवर ना। अब कहोगे कैसे सर, तो आपका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, आपके स्पीडोमीटर बता रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, और वही कांस्टेंट आप लगा के चल दिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे 2 घंटे, तो 50 किलोमीटर पर आवर से अगर आप चलोगे तो 2 घंटे में कितनी दूर जाओगे, 100 किलोमीटर। तो भाई एवरेज स्पीड क्या होती, टोटल चली गई डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो कितना दूर चले आप, 100 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 50 ही आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं जाम लगा तो कहीं आपकी स्पीड कम हो गई, कहीं फिर तेज हो गई, इस तरीके से ऑन एवरेज आपका कुछ अलग आएगा।
और इंस्टेंटेनियस आपके अलग अलग दिखाएंगे। इंस्टेंटेनियस मतलब कार के अंदर आप बैठ के स्पीडोमीटर पर दिमाग लगाओ, ध्यान लगा के देखते रहो, स्पीडोमीटर की जो वैल्यूज आपको जो दिख रही है ना, उसकी जो निडल जो आपको बता रही है वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बार बार बता रही है। और एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस आगे बढ़े। यस यस सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ x इक्वल टू 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर, y इक्वल टू 3t एंड z इक्वल टू t की पावर 4, कैलकुलेट जनरल वेलोसिटी वेक्टर। जनरल मतलब भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, जनरल वेलोसिटी वेक्टर, जनरल एक्सेलरेशन वेक्टर एंड एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर from t equal to 0 second to t equal to t second, from t equal to 0 second to t equal to t second। एवरेज एक्सेलरेशन 0 सेकंड से लेकर t सेकंड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जनरल वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो आप देखो यहां से क्या कर लेंगे हम लोग, ये x है ना, तो इसे हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा vx, और ये क्या होगा बेटा 4t, और एक बार इसे हम और डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आएगा ax, और ये क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से इसकी बात करें, vy इक्वल टू 3t का डिफरेंशिएशन 3, और यहां से अगर हम ay की बात करें तो 0। vz इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करो 4t क्यूब, फिर और 12 यहाँ t पे स्क्वायर। az इक्वल टू 12t स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई जनरल वेलोसिटी वेक्टर पूछे तो v इक्वल टू vxi प्लस vyj प्लस vzk, और ये क्या होगा 4t आई कैप i प्लस 3j 3j प्लस 4t क्यूब के कैप के कैप। और अगर जनरल एक्सेलरेशन वेक्टर पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा 4i प्लस 0j प्लस 12t स्क्वायर के। ये दोनों तो आपके सीधे सीधे ऐसे निकल गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि t इक्वल टू 0 आपका एवरेज एक्सेलरेशन, तो ए एवरेज अगर आपसे पूछा जा रहा है तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो भाई आपका t1 तो 0 है और t2 खुद t है। तो आप बताओ t1 इक्वल टू 0 पर आप बताना कि vx क्या होगा 0, vy क्या होगा 3, और vz क्या होगा 0, और इस पर क्या होगा vx 4t, vy क्या होगा 3 एंड vz क्या होगा 4t क्यूब। तो ये आपका v1 हो गया, यहां से v1 लिख सकते हैं 0i प्लस 3j प्लस 0k, ये हमारा v1 हो गया। और इसको यूज करके हम क्या लिख सकते हैं v2, और v2 क्या होगा 4ti प्लस 3j प्लस 4t क्यूब के। बस यहां पर वैल्यू को रख दो। इसमें से देखो 4ti में से 0i जाएगा तो सीधे सीधे वैसे लिख लो 4ti
40i। भाई इसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो 3j और यहां भी 3j, तो प्लस 0j और डिवाइडेड बाई क्या हो, प्लस आपका देखो 4t³ में से 0, तो आपका क्या हो जाएगा 4t³ के। ये तो आपकी चेंज इन वेलोसिटी हो गई अपॉन t2 माइनस t1, तो t माइनस 0। अब बेटा जब यहां पर देखोगे तो क्या आ जाएगा, t से t डिवाइड कर दो तो 4i प्लस 0j प्लस क्या आ जाएगा 4t² के। ये आ जाएगा, t से डिवाइड कर दिया हमने तो ये ए एवरेज। अब देखो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन को कंपेयर करो। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ये एवरेज एक्सेलरेशन है। अब आप बताओ एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो चाहे आप इंस्टेंटेनियस एक्स का निकालो चाहे एवरेज निकालो बराबर है। देखो यहां भी 4i आ रहा है, यहां भी 4i आ रहा है। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये भी कांस्टेंट है, तो यहां भी देखो 0j आ रहा है, यहां भी 0j आ रहा है। हाँ, जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम के स्क्वायर के साथ रिलेट हो रहा है। तो आप देखो यहां पर कितना आ रहा है इंस्टेंटेनियस 12t², और एवरेज क्या आ रहा है 4t²। तो इंस्टेंटेनियस कुछ अलग आया और एवरेज कुछ अलग आया। समझ में आई बात? तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो चाहे इंस्टेंटेनियस निकालो चाहे एवरेज निकालो बात एक ही है, लेकिन अगर वो वैरी कर रहा है तो एवरेज कुछ अलग होगा और इंस्टेंटेनियस कुछ अलग होगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, तो आपका ये काम कंप्लीट। अब आप लिखो, इसी में लिख लेना, एक काम हो गया ना। हो गया बेटा ना ये? यस। यस सर। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसी के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट भी लिख लो कि इन दिस एग्जांपल the acceleration in z direction, in this example the acceleration in z direction is changing. The acceleration in z direction is changing, so the average acceleration and instantaneous acceleration in z direction, so the average acceleration and instantaneous acceleration in this direction या in z direction will be different. अगर एक्सेलरेशन आपका जेड डायरेक्शन में बदल रहा है, चेंजिंग है, टाइम के साथ अगर बदल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो अब उसका एवरेज निकालोगे तो अलग आएगा और इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो अलग आएगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपका ये इरोडो का क्वेश्चन है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इरोडो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, मतलब बच्चा के उसके क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके जेई एडवांस के भी ऊपर हैं। लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं स्कूल लेवल एलिमेंट्री लेवल के एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी हम लोग को देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं वहां से उठा के डायरेक्ट आपसे पूछ दिए जाते हैं। क्योंकि इरोडो हमेशा फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड सेट करता था। शुरुआती दौर में लोग जब जेई की प्रिपरेशन करते थे तो इरोडो क्वेश्चन लगाया करते थे, तो उस समय इरोडो क्वेश्चन से ही हम लोग के ट्रेंड सेट होते थे कि भाई कैसे
क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। पतली सी एक बुक है, 150 रुपए की, मार्केट में अवेलेबल है, रसियन बुक है ये, ठीक है। और ये समझ लो कि केवल इतना फिजिक्स में बवाल मचाती है बुक ये कि उसका कोई वो नहीं है। क्वेश्चंस के लेवल मतलब एकदम बेसिक लेवल से आपको एकदम अच्छे लेवल तक इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। और चूंकि वो रशियन लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके इंडिया में बेची जाती है, तो थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज में कुछ एरर भी रहता है। तो कुछ ऐसी चीजें भी आपको मिलेंगी जो आपको लगेगा कि यार ये वाली चीज तो हम लोग अपनी किताबों में पढ़ते नहीं है, तो ये चीज भी मिलेगी। जैसे इस बुक में आप इस क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है, लिखो द रेडियस वेक्टर, क्वेश्चन है आपका द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर से आप क्या समझ रहे हो? आर पोजीशन आर वेक्टर। आर वेक्टर, ठीक है। रेडियस वेक्टर जनरली मतलब जब यूरोडो लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को, तो वो रेडियस वेक्टर लिख देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को वो कर्व के फॉर्म में बात करना चाहते हैं, कर्व के फॉर्म में अक्सर वो देखना चाहते हैं। तो कोई भी कर्व आपका है वो एक तरीके से एक पोजीशन वेक्टर देगा, तो उसको वो लोग रेडियस वेक्टर की बात करते हैं। तो वहां पे आप लिख लो, बुक में रेडियस वेक्टर लिखा है और आप उसे लिख लेना पोजीशन वेक्टर। द रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर of a particle relative to the origin is a function of time according to the relation r equal to, ये है बहुत आसान सा सवाल है, ATI माइनस BT स्क्वायर J। ये पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट कर देंगे ना। बस डिफरेंशिएट कर दीजिए वेलोसिटी वेक्टर, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो एक्सीलरेशन वेक्टर। तो आप देखो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, dr dt, डिफरेंशिएट कर दो, ATI है तो क्या हो जाएगा, t का डिफरेंशियल होगा t के रेस्पेक्ट में, तो AI माइनस 2BT J, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो या पोजीशन वेक्टर को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ए आपका कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर दोगे तो 0I आ जाएगा और माइनस 2BJ, तो फाइनली क्या हो गया, माइनस 2BJ। और जब आपका एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है, तो वो एक तरीके से उसे अपने अंदर ऐसे एक सर्कुलर मोशन के फॉर्म में ले आना चाहेगा। तो ये एक तरीके से एक्सेलरेशन आपका जे के अपोजिट लग रहा है, तो ये आपको वो एक कर्व के फॉर्म में भी बना सकता है। कोई गारंटी नहीं कि कर्व के फॉर्म में बनेगा, लेकिन अगर हमेशा वो माइनस जेड डायरेक्शन में लग रहा है, अगर जेड डायरेक्शन में मान लो यहाँ पे है, पार्टिकल इधर है, किसी एक कंडीशन की बात किया ना ये, तो हमेशा माइनस जेड डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप बताओ पार्टिकल का एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो एक्सेलरेशन हमेशा किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगता है। तो ये इस तरह की कोई चीज आपको मिल रही है, ऐसा एक्सेलरेशन एक्स में नहीं है, केवल और केवल निगेटिव वाई डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन है, और कितने अमाउंट का, 2b अमाउंट का है, ठीक है। तो जनरली रेडियस वेक्टर को मतलब पोजीशन वेक्टर को यूरोडो रेडियस वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो आप इसे इस तरह से देख लें, वो सिंपल सी बात है, रेडियस वेक्टर दिया है और उसको डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी वेक्टर, एक बार और डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन वेक्टर, मिल गया। अब अगर मान लो रेडियस वेक्टर पोजीशन वेक्टर ही होता है, अगर नहीं मालूम होता तो आप परेशान होते भाई रेडियस वेक्टर है, इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा,
एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा? कुछ नहीं, एक बार डिफरेंशिएट करिए वेलोसिटी वेक्टर, दूसरी बार डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन वेक्टर। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। और इसकी यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट की बात कर दें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अब हम लोग करने जा रहे हैं, पूरी चीजों की एक समरी भी है, और इसके बाद ये आपका मान के चलो कि मोशन इन प्लेन आज खत्म, और हम लोग अब इस मोशन इन प्लेन में जो आपके रिलेटिव मोशन वाली प्रॉब्लम है या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन वाली बात है वो करेंगे। एक एप्लीकेशन है मोशन इन प्लेन का, अब एप्लीकेशन करेंगे। तो अब हम लोग एक चीज यहां पर लिखने जा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक बात हम ये लिखने जा रहे हैं और एक चीज लिखने जा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इन दोनों चीजों को ध्यान से देखिएगा। पहले पार्ट में मैं ये लिख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डीवी dt, और दूसरे पार्ट में मैं लिखने जा रहा हूं डी मॉड ऑफ v dt। क्या ये बात समझ में आई? मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्यों बोला? क्योंकि स्पीड होती क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, आप उसका मैग्नीट्यूड ले लो और उसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। पार्टिकल अपनी स्पीड को कैसे चेंज कर रहा है केवल उसकी बात करेंगे। अगर पार्टिकल अभी 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, कुछ देर में 20 किलोमीटर पर आवर से हो गया, फिर अगले कुछ देर में 40 किलोमीटर पर आवर से चलने लगा, फिर अगले कुछ देर में 60 किलोमीटर पर आवर से चलने लगा, तो वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ये आपका ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है? केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। अच्छा, यहां पर हम स्पीड की बात कर रहे हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का अब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। एक टर्म हम ये लिखने जा रहे हैं, ये तो आपको पता है कि ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो है मॉड ऑफ डीवी dt बोलो या फिर आप डी मॉड ऑफ v dt बोलो, ये दोनों टर्म क्या हैं, इनकी बात हम करेंगे। हम यहां पर एक नंबर दे रहे हैं कि भाई इसके बारे में थोड़ा सा बात करो। ये आपका पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। ये वाली चीज मैंने वही लिखी है यहाँ पे, ये तो मालूम है, लोग कहते हैं कि भाई ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा आप कमेंट करिए, ये क्या है? क्या ये ये तो दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं? ये एक एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाता हाँ है, एक एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन को मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव कर देगा ना मॉड। क्या? जैसे अगर कोई एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है मॉड तो उसको पॉजिटिव बना देगा। हाँ, इसमें हम लोग मॉड ले रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। और यहां पर पहले मैंने डायरेक्शन को हटाया, उसके बाद डिफरेंशिएट किया। यहां पर पहले मैंने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लिया, जो आया उसका हमने मैग्नीट्यूड लिया। यहां पर क्या है, मैंने वेलोसिटी को पहले मैग्नीट्यूड निकाल दिया स्पीड, उसके बाद डिफरेंशिएट किया। ये दोनों चीजें आपकी सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। अलग अलग है। एक्सप्लेन करिए कैसे अलग अलग है, कोई ऐसा एग्जाम्पल देके बताइए कि दोनों अलग अलग आपको दिख रहे हैं। सर ये जो फर्स्ट वाला है हाँ, इसमें अगर जैसे कोई भी एक्सेलरेशन जो आ रही है वैल्यू उसकी निगेटिव अगर आ रही है तो तो उसकी हमेशा वो वैल्यू को हम पॉजिटिव पॉजिटिव देगा। कर देंगे, ठीक है। वो ये पॉजिटिव वाली देगा। ये वाली बात इससे बताइए, इस पर थोड़ा बात बताओ कल्याण। वो तो ठीक है कि भाई मैग्नीट्यूड ले लिया, यहां पर क्या दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी?
फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉजिटिव होगा। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो और उसके बाद जवाब दो। नो सर, वो तो डायरेक्शन को सिर्फ हटाएगा ना। कौन सा? ये जो सेकंड वाला है। सेकंड वाला डायरेक्शन को हटा दिया, और स्पीड हाँ। निगेटिव तो होती नहीं है भाई। हाँ मॉड स्पीड। वी क्या होता है? स्पीड ही तो है। यस सर। तो स्पीड तो निगेटिव होती नहीं, तो डीवी dt हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। हम्म। सर पहला वाला क्या एवरेज एक्सेलरेशन का वो है मैग्नीट्यूड? हम्म सर पहला वाला एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। पहला वाला एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बोला जा सकता है। दूसरा वाला? दूसरा वाला पता नहीं सही है या नहीं, बट मेरे को टेंजेंशियल लग रहा है। मतलब अगर स्पीडी का बात करेंगे तो फिर यही होगा ना कि केवल डायरेक्शन है ही नहीं। डायरेक्शन है ही नहीं, इस वाले में भी डायरेक्शन नहीं है। अब देखो, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक पार्टिकल है, सर्कल पे चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। लेकिन जब ये यहां है, तो मान लो इसकी स्पीड है ऐसे 2J, मान लो ऐसे है। कुछ देर के बाद ये यहां पे आ गया, तो ये क्या होगा? -2J। तो dv क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? -2J, -2J। और इसमें लगा हुआ समय मान लो कि डेल्टा टी समय लगा। अब इसके बाद जो आएगा हम उसका क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ले लेंगे भाई। 2J और 2J क्या हो जाएगा? -4J। और -4J अपॉन डेल्टा टी, अगे डेल्टा है, 4 ना समझना इसे, डेल्टा टी है ये। तो अब हम लोग यहां पर क्या कर देंगे? ये क्या आ जाएगा? ये आप अगर देखें तो ये मॉड ऑफ -4J अपॉन डेल्टा टी, ये आ रहा है। और कुछ वैल्यू आपकी आ गई। अगर हम बात करें केवल और केवल, अब मॉड ले लें तो हम इसका डायरेक्शन ही बस केवल रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, और कोई मतलब तो इसमें और है नहीं, केवल मैग्नीट्यूड ही चाहिए ना। तो इसको में क्या लिख लेंगे हम? केवल और केवल 4 लिख लें बाई डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें देखो, अगर सर्कल पे चल रहा है तो यहां पर इसकी स्पीड 2 है, और यहां पर स्पीड क्या है? 2 है। तो चेंज इन स्पीड क्या है? जीरो। चेंज 0 है। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 0। लेकिन ये वैल्यू 0 तो नहीं आई ना। समझ में आई बात? ये वैल्यू तो 0 हो एक को तो सर जाएगी। निगेटिव लिए थे ना उसमें। किसमें? अच्छा भाई वो निगेटिव लिए वेलोसिटी। थे तो वेलोसिटी की बात थी ना, क्योंकि पहले हमने वेलोसिटी लिया, उसके बाद उसका हम चेंज निकाले और फिर मॉड लगाया। तो ये अलग रिजल्ट दे रहा है और ये अलग रिजल्ट दे रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि ये दोनों टर्म, मॉड ऑफ डीवी dt एंड डी मॉड ऑफ वी dt, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये केवल और केवल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की बात कर रहा है। स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है? अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब डीवी डी मॉड ऑफ वी dt 0 होगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हो सकता है कि डीवी dt आपको कुछ अलग दे। उसका मॉड लगाएंगे, निगेटिव आया या पॉजिटिव आया। मान लो पार्टिकल पहले यहां पे है ऐसे, यहां पर पहले है, बाद में यहां पहुंचा पार्टिकल ऐसे गया, तो ये आपका v1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया? v2 हो गया। तो भाई आप देखो, अगर ये v2 हो गया और वो v1 हो गया, तो आप बताओ उस केस में हम क्या बोलेंगे? ये तो v2 माइनस v1, 2J माइनस माइनस 2J, तो ये तो हो टू जाएगा जे प्लस 4J टू जे होगा। अपॉन कितना टाइम? मान लो डेल्टा टी लगा। अब इसके बाद अगर हम इसका मॉड लेंगे तो डायरेक्शन हटा दो, अब मैग्नीट्यूड लेना है इसका, तो मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा? 4 अपॉन डेल्टा टी। तो 4 अपॉन डेल्टा टी आया। लेकिन यहां पर भी स्पीड वही है, यहां भी स्पीड इसकी वही है। अगर हम यहां पर देखें तो यहां भी इसकी स्पीड -2 आई है। अगर यहां पे आया तो इसकी स्पीड 2 आई है। ऐसे समझ में आई बात बेटा? ये तो यस। ये एक अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका एक अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर।
ठीक है, नोटिफिकेशन हमें लग रहा है अब आया है क्या क्लास का। चलिए, अब देखो इसमें ये हम बोलेंगे टर्म, ये स्टेप मतलब स्टेटमेंट 1 और ये हम बोलेंगे 2। समझ में आई बात बेटा? अब हम दो चीजों की तुलना करने जा रहे हैं। पहला आपका है मॉड ऑफ डीवी dt एंड सेकंड है डी मॉड ऑफ वी dt। अब इन दोनों को हम स्टेटमेंट के साथ बताएंगे कि देखो दोनों कैसे अलग अलग हैं। एक तो मैंने आपको एग्जांपल देके दिखा दिया, लेकिन कुछ चीजें और इसमें करेंगे। लिखो इसमें, इस चीज को ऐसे ही लिखने के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सर एग्जाम्पल राइट करना है कि नहीं? इसको नहीं, अभी हम इसका दूसरा एग्जाम्पल करा रहे हैं ना, लिखवा दे रहे हैं पूरी चीज, और आपको इसमें बड़े अच्छी अच्छी चीज कराएंगे अभी हम, देखना इसमें एनालिसिस और कराएंगे। लिखो इन द सेकेंड, इफ द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0, इफ द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0, जो हमारे अभी एग्जांपल में था, इफ द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0, इफ द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0, सेकेंड टर्म का मतलब डी मॉड वी डी टी, ये वाला सेकेंड टर्म मतलब आपका ये वाली चीज, ये वाली सेकेंड टर्म ये। If the second term is equal to 0, then it is not necessary, then it is not necessary that first term will also be equal to 0. अगर सेकेंड टर्म 0 है तो कोई गारंटी नहीं है कि फर्स्ट टर्म भी आपका 0 होगा। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस। कोई प्रॉब्लम इसमें? If second term is equal to 0, then it is not necessary the first term will also equal to 0. अब कैसे, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं कैसे 0 नहीं है और वो 0 है और ये 0 नहीं होगा। अब मैंने आपको यहाँ पे रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल दिखाया भी है, इसी बात को लिखेंगे। If a particle is moving on a circle, if a particle is moving on a circle, if a particle is moving on a circle with constant speed, with constant speed, if the particle is moving on a circle with constant speed, second term is 0, second term is 0, but the velocity of the particle will, but the velocity of the particle will continuously changes its direction. या ऐसे लिख लो, but the velocity of the particle is continuously changes, बस इतना लिखो। वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड उसकी फिक्स है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। If a particle is moving on a circle with constant speed, the second term is 0, but the velocity of the particle continuously changes, so first term is not equal to 0. अब डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे तो कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगा, जैसे आपको यहां पर मिला था। अब उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कुछ वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहां पर तो ये वैल्यू 0 मिल रही है आपकी। अब लिखो, मतलब अगर सेकेंड टर्म 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। क्लियर हुई बात? मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर पार्टिकल की स्पीड 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो 0 होगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0
होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। बट सेकेंड टर्म की बात अगर हम अब दूसरा स्टेटमेंट लिखें कि इफ एक आपका पहले स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया विथ एग्जाम्पल, स्टेटमेंट 1 विथ एग्जाम्पल कंप्लीट। अब हम स्टेटमेंट 2 लिखेंगे विथ एग्जाम्पल। अब स्टेटमेंट 2 लिखो, इफ द फर्स्ट टर्म इज जीरो, if the first term is zero, if the first term is zero, if the first term is zero, then the second term has to be equal to zero. अगर फर्स्ट टर्म जीरो है तो सेकेंड टर्म को जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगर फर्स्ट टर्म जीरो है इसका मतलब आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, और वही तो आपका सेकेंड टर्म है। केवल मैग्नीट्यूड की बात करते तो वो सेकेंड टर्म है। तो अगर फर्स्ट टर्म जीरो है इसका मतलब सेकेंड टर्म डेफिनेटली जीरो होगा। लेकिन अगर सेकेंड टर्म जीरो है तो फर्स्ट टर्म कोई गारंटी नहीं है कि जीरो होगा या नहीं होगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा एग्जांपल के फॉर्म में लिखिए। इफ द फर्स्ट टर्म इज जीरो इट मींस, if the first term is zero it means that velocity is constant, it means that velocity is constant। अगर फर्स्ट टर्म जीरो है इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, फुल स्टॉप। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, velocity is a vector quantity, velocity is a vector quantity, full stop। if it is constant, velocity कोई एक वेक्टर है वो कांस्टेंट है, if it is constant it means its magnitude and direction both are constant, it means its magnitude and direction both are constant। This means the speed of the particle is constant। मतलब अगर फर्स्ट टर्म जीरो है तो सेकेंड टर्म को डेफिनेटली जीरो होना पड़ेगा। लेकिन अगर सेकेंड टर्म जीरो है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका फर्स्ट टर्म जीरो होगा। फिर ये लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दीजिए। हाँ, इट इज, आपने लिखा वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज कांस्टेंट, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ कांस्टेंट। यस, दिस मींस द स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब सेकेंड टर्म इज जीरो। स्पीड कांस्टेंट है तो सेकेंड टर्म आपका क्या हो गया? जीरो, क्योंकि सेकेंड टर्म जो है स्पीड का डिफरेंशिएशन है। कोई एक चीज कांस्टेंट हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि अगर फर्स्ट टर्म ये जीरो हो गया तो सेकेंड को जीरो होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सेकेंड जीरो है तो फर्स्ट कोई गारंटी नहीं है, जीरो हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। समझ में आई बात बेटा ये? यस। अब हम लोग बात करेंगे इसी में नोट बना के ऐसे लिखो एक स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं। अब आप ऐसे नोट बना के लिख लो और देखो ये क्या बात है, और एक एक चीज पहले लिखो, इसके बाद ऑब्जर्व करो कि मैं क्या बोल रहा हूं। व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, when a particle is moving in a circle, when a particle is moving in a circle and its average acceleration becomes zero,
and its average acceleration becomes 0, and its average acceleration becomes 0, then the displacement will also be 0. Then the displacement will also be 0 if the following two facts holds true. If the following two facts holds true. अब इस बात को देखो, मैंने क्या बोला, पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, सर्कल पे, और क्या होना है इसका एवरेज एक्सेलरेशन, क्या होना है, 0। मतलब सर्कल पे मूव कर रहा है, उसका एवरेज एक्सेलरेशन 0 होना है, ये आपकी एक कंडीशन है। और साथ में बोला जा रहा है इस कंडीशन के साथ साथ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर भी 0 होगा अगर दो कंडीशंस ट्रू हुई तब। कौन कौन सी दो कंडीशन, अब आप खुद गेस करके बताओ कि एक पार्टिकल को सर्कल पे चलना है, उसका एवरेज एक्सेलरेशन 0 होना है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा अगर, ये दोनों तो होनी ही होनी है, ये दोनों तो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, होना है। मतलब कंडीशन बनाई गई है क्वेश्चन में ऐसे कि पार्टिकल को सर्कल पे चलना है और उसका एवरेज एक्सेलरेशन 0 होना है। अगर इन दोनों के साथ ये भी ट्रू होगा, अगर पहला और दूसरा ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तब। बताओ कौन सी दो कंडीशंस होनी चाहिए। पर वो जो दो पहले जो राइट करवाए हैं, नहीं, अब इसकी बात अलग से बात करो ना, पुराने वाली चीजों को आप अगर दिमाग में रखना चाहो तो रख सकते हो। पार्टिकल को सर्कल पे चलना है, एवरेज एक्सेलरेशन 0 होना है, वेलोसिटी सर्कल पे चल, कांस्टेंट होनी चाहिए ना, एवरेज एक्सेलरेशन 0 होना है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। नहीं भाई, एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। यस अगर एवरेज एक्सेलरेशन 0 है और टाइम आपका 0 नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी तो एवरेज एक्सेलरेशन 0 होगा। यस सर, तो वही तो कह रहा हूँ कि कांस्टेंट हाँ, है। कांस्टेंट और इनिशियल और फाइनल बराबर होना, दोनों में अंतर है। मैंने इसीलिए दोबारा तुम्हारी बात को काट के बात बोली। वेलोसिटी कांस्टेंट होना और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इक्वल होना, दोनों में अंतर है। सर्कल पे चलता हुआ पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी कभी नहीं देगा। क्यों देगा भाई, डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, कांस्टेंट कैसे हो गया वो। लेकिन हाँ, किसी इवेंट पर कांस्टेंट हो सकता है कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन में वो कांस्टेंट मान लो हो जाए। तो अब देखो कौन कौन सी दो कंडीशंस ट्रू होंगी। पहली कंडीशन, क्या अगर है तो ये तीनों चीजें ट्रू होंगी। अगर डिस्प्लेसमेंट भी 0 होना है, एवरेज एक्सेलरेशन भी 0 होना है, पार्टिकल को सर्कल पे भी चलना है, तो क्या होनी चाहिए, लिखो पहली चीज क्या हो जाए, द पार्टिकल डज नॉट चेंज द सेंस ऑफ मूवमेंट। पार्टिकल डज नॉट चेंज द सेंस ऑफ मूवमेंट। पार्टिकल सर्कल पे चलते हुए अपने मूवमेंट के सेंस को चेंज न करे। अगर क्लॉकवाइज चल रहा था तो क्लॉकवाइज चलता रहे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज चल जाए। पहली चीज तो ये हो गई कि पार्टिकल डज नॉट चेंज द सेंस ऑफ मूवमेंट। दूसरी कंडीशन क्या है, द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल will not be equal to 0। इनिशियल स्पीड पार्टिकल की 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पार्टिकल की इनिशियल स्पीड 0 है तो हो सकता है कुछ देर के बाद फिर से वो वैल्यू 0 पे मिल जाए और उसमें आपका खेल तो वही हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन तो आपका 0 मिल जाएगा। लेकिन इस तरह की चीजें आप देखो कैसे, अब इसको हम समझेंगे, दोनों चीजें मैंने क्या बोली उसको समझो। ये पार्टिकल सर्कल पे है, हम थोड़ा सर्कल बड़ा बनाते हैं और ये डायग्राम आप बनाइएगा दोनों स्टेटमेंट के नीचे। ऐसे ये है,
मान लो ये है आपका सर्कल पे, ये इसका सेंटर है। अब पार्टिकल इनिशियली इधर है, ऐसे यहां से चलना शुरू किया पार्टिकल, v इनिशियल। अब बेटा ये पार्टिकल ऐसे सर्कल पे चलता जाएगा, चलता जाएगा, ऐसे चलता जाए और डायरेक्शन को चेंज न करे, मतलब ये ऐसे चलता रहे, फिर यहीं पर पहुंच गया है, तो उस केस में फिर से यही होगा, यही तो v फाइनल भी तो यही होगा ना। और आप बताओ किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये चल के इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर हो गई, और आप बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एक सर्कल पे चलते हुए पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो होना है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होना है। वो तभी हो सकता है जब पार्टिकल एक सर्कल पे चले और अपने सेंस ऑफ मूवमेंट को चेंज न करे, तो ये चीजें हो सकती। क्लियर हुई बात बेटा ये? अब कहोगे कि सर ये तो हमेशा होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ये पार्टिकल अपने सर्कल पे चले, देखो पार्टिकल अगर सर्कल पे चले और यहां से मान लो चला पार्टिकल ऐसे वी आई, और इस तरह से चलता गया और अपने डायरेक्शन को चेंज करके ये फिर यहां पहुंच गया ऐसे। आप बताओ ये आपका v फाइनल हो गया। v इनिशियल वेक्टर और v फाइनल वेक्टर बराबर, तो एवरेज एक्सेलरेशन जीरो, सर्कल पे भी चल रहा है, लेकिन बेटा डेल्टा आर क्या जीरो हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया ना पार्टिकल का, यस तो डेल्टा आर तो जीरो नहीं हुआ ना। इसका मतलब अगर सर्कल पे पार्टिकल चल रहा है और अपने सेंस ऑफ मूवमेंट को चेंज कर दे, रास्ते में ही चेंज कर दे, तो ये दोनों कंडीशंस को ये ट्रू कर सकता है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब पार्टिकल अपने सेंस को कभी चेंज न करे। क्लियर हुई बात बेटा ये? अब पार्टिकल की इनिशियल स्पीड भी जीरो ना हो, अगर मान लो इनिशियल स्पीड जीरो है, कुछ समय के बाद उसकी फाइनल स्पीड भी जीरो हो गई, तो वो तो वहीं रुका, तो आपका ये काम तो हो ही गया। सर्किल पे भी मान लिया चल रहा है, एक सर्कल के पॉइंट पे ही खड़ा है ये, और उसकी इनिशियल स्पीड भी जीरो है, फाइनल स्पीड भी जीरो है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये सब चीजें हो गई। जिसका मतलब सर्कल पे चलेगा तभी जब इसके पास कुछ इनिशियल स्पीड होगी तभी। हम मान ही कहा सकते हैं सर्कल पे चलता है, सर्कल पे चलने का मतलब है कि उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड हो, तभी तो सर्कुलर पाथ पे चलेगा वो। क्लियर हुई बात बेटा ये? अब लोगों से सवाल पूछा जाता है अक्सर कि ये बताओ कि पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, कितने बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, सेंस ऑफ मोशन को चेंज करे कि वो डेल्टा आर जीरो कर सकता है, या फिर डेल्टा आर दो तरीके से मैक्सिमम आपका क्या हो सकता है, डेल्टा आर, ये डेल्टा आर किसके बराबर हो सकता है, आपके डायमीटर के वेक्टर के बराबर हो सकता है, भाई डायमीटर ही तो होगा ये, यस ठीक है। तो अब एक तो डायग्राम आप ये बना लो, एक डायग्राम ये बना लो, एक सर्कल बना लो, और इसमें आप इसके सेंस ऑफ मोशन को चेंज ना करना, तो आपकी पहली वाली बात तो हो गई, पहला और दूसरा ये स्टेटमेंट को ये फुलफिल कर रहा है। अब हम इस वाली चीज को भी एक्सप्लेन करेंगे अभी। बना लिया बेटा ये? मतलब कंडीशन क्या है, पार्टिकल को सर्कल पे चलना है, एवरेज एक्सेलरेशन जीरो करना है, और डेल्टा आर भी जीरो करना है। ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल अपने सर्कल पे चलता हुआ अपने सेंस ऑफ मूवमेंट को चेंज ना करे, तो ये हो सकता है। और दूसरी चीज कि पार्टिकल के पास इनिशियल स्पीड हो, तभी तो सर्कल पे चलता हुआ माना जाएगा। अदरवाइज इनिशियल स्पीड ही नहीं है, पार्टिकल वहीं रुका है, तो इसका मतलब कुछ देर के बाद भी वहीं रुका हुआ है, तो एवरेज एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया और डेल्टा आर भी जीरो है, लेकिन वो सर्कल पे तो चल ही नहीं पाया।
इसका मतलब सर्कल पे चलना है पार्टिकल को तो इनिशियल स्पीड 0 नहीं होनी चाहिए। अब लिखो, इतना डायग्राम बनाने के बाद अब लिखो, इफ द पार्टिकल हैज नॉन जीरो इनिशियल स्पीड, इफ द पार्टिकल हैज नॉन जीरो इनिशियल स्पीड and its average acceleration is 0 and its average acceleration is 0, मतलब पार्टिकल की इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन 0 है, विथ चेंज इन सेंस ऑफ मूवमेंट, विथ चेंज इन सेंस ऑफ मूवमेंट, with change in sense of movement, then we can write down following results. हम कुछ रिजल्ट्स लिख सकते हैं इसमें। समझ में आई बात कि मैं क्या कह रहा हूं? क्या ये थीम है इस पूरे नोट का? जो मैंने ये नोट यहाँ पे आपको बनवाया था, इसकी थीम क्या है कि पार्टिकल को सर्कल पे चलना है, एवरेज एक्सीलरेशन को 0 रखना है और आर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी 0 रखना है। 0 कब कब होगा उसकी 2 कंडीशन बना दी। अब जो दूसरी बात मैंने लिखवाई कि द पार्टिकल हैज नॉन जीरो इनिशियल स्पीड एंड इट्स एवरेज एक्सीलरेशन इज 0, इनिशियल स्पीड नॉन जीरो है और एवरेज एक्सीलरेशन 0 है, मतलब ये 0 है, पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है। अब पार्टिकल को परमिशन दे दी गई कि तुम सेंस ऑफ डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, तो अब बताओ क्या होगा? देन वी कैन राइट डाउन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट क्या लिख सकते हैं? अब हम लोग पहला रिजल्ट क्या लिख सकते हैं? इफ द सेंस ऑफ मूवमेंट, इफ द सेंस ऑफ मूवमेंट, इफ द सेंस ऑफ मूवमेंट चेंजेस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, if the sense of movement changes odd number of times, odd number of times, then its displacement will be, then its displacement will be 2r, r क्या है? रेडियस वेक्टर, then its displacement will be 2r। जैसे देखो, एक बार ये डायरेक्शन को चेंज किया, यहाँ पर ऑड ही नंबर तो है ये, और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वेलोसिटी दोनों बराबर है, तो एवरेज एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायमीटर वेक्टर के बराबर या 2 टाइम्स रेडियस वेक्टर के बराबर है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा कंक्लूजन, इफ द सेंस ऑफ मूवमेंट, if the sense of movement changes, if the sense of movement changes even number of times, changes even number of times, then displacement will be 0, even number of times, मतलब एक बार ऐसे मुड़ा और फिर एक बार और मुड़ जाए, 2 बार मुड़ जाए, फिर यहां पहुंच जाए, तो इस केस में आपका एवरेज एक्सेलरेशन तो 0 हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब सर्कल पे पार्टिकल चल रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन 0 होना है, और एवरेज एक्सेलरेशन 0 होगा जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इक्वल हो जाए। तो इक्वल तो एक सर्कल पे चलते हुए पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर तो यहां पर 0 इनिशियल सेम होंगे या फिर यहां पर सेम होंगे, तो पार्टिकल या तो यहां पे रहे या तो यहां पे रहे, तभी आपका यही इनिशियल है और ये फाइनल है, दोनों बराबर होंगे, तभी ऐसा हो सकता है कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन 0 हो। अब अगर ये पार्टिकल यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन को 0 कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इसका 2r के बराबर है, अगर ये पार्टिकल यहीं पर आके 0 कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। और यहां पर आने का मतलब यह है कि पार्टिकल एक बार ऐसे चले, एक बार चेंज करे, एक बार फिर चेंज करके यहां पहुंच जाए। तो देखो, एक बार यहां चेंज किया, एक बार यहां चेंज किया, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स
वो सेंस ऑफ मूवमेंट चेंज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम सेंस ऑफ मूवमेंट चेंज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इसका 2r के बराबर होगा। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस मतलब कंडीशन ये है कि पार्टिकल को सर्कल पे चलना है, एवरेज एक्सेलरेशन 0 करना है। डेल्टा आर 0 कब होगा? पार्टिकल सेंस ऑफ डायरेक्शन चेंज ना करे, मतलब सेंस ऑफ मूवमेंट का चेंज एक भी बार ना हो तो 0। और 0 भी तो ऑड ही नंबर है ना, ये 0 इवन नंबर ही है ना। 0 या 2 या 4 या 6 या 8 इतनी बार ऐसे चेंज कर ले इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो आपका डेल्टा आर की वैल्यू 0 होगी। और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स चेंज करे 1 3 5 तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2r के बराबर होगा। क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन 0 तभी होगा जब पार्टिकल या तो यहां पर हो इनिशियली और फाइनली, या तो इनिशियल में यहां हो और फाइनल में यहां हो। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस चलिए आज की क्लास हम लोग अब यहीं पर स्टॉप करेंगे।